हेलो बच्चों, हाय सबको नमस्कार। आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। जी हाँ, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का पूरा डिटेल देखेंगे, ए टू जेड देखेंगे ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसके क्या क्या मुख्य भाग होते हैं और इसका सिद्धांत क्या होगा, इसके साथ साथ इसका उपयोग क्या होगा, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय क्या क्या होती है, ये सब पूरा डिटेल बहुत मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट आपका डेवलप होगा कि आप ट्रांसफार्मर को भूलेंगे नहीं। आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना, आता है, कई बार पूछा गया है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर एक्चुअली क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है या बढ़ा देता है ना। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है, मतलब वोल्टेज या तो घटा देगा या फिर बढ़ा देगा, उसके आधार पर ट्रांसफार्मर के और एक चीज़ और, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण आप जानते हैं, मतलब दो कुंडली यदि आसपास है तो प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। यह है अन्योन्य प्रेरण। तो यहां पर भी दो कुंडली का होना आवश्यक है, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली की आवश्यकता होगी। तो ये तो हो गया किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। चूंकि ये वोल्टेज को घटाता भी है बढ़ाता भी है, इस आधार पर इसके दो प्रकार। वोल्टेज को यदि घटाता है, वोल्टेज यदि घटा देता है, तो ये होगा अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी या स्टेप डाउन कहते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज यदि ये बढ़ाता है तो उस केस में होगा उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई मतलब स्टेप अप, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने प्रकार हुए, दो प्रकार। कौन कौन सा, ये वोल्टेज को घटाता है। एक चीज ध्यान रखना, अपचाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को घटा देता है जबकि धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है जबकि धारा की प्रबलता इसमें कम हो जाती है। क्लियर है, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसफार्मर के प्रकार और वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर को इन बिंदुओं पर देखेंगे, इसके अलावा कुछ और बिंदु भी आएंगे जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बनावट, इसमें मुख्य तीन भाग होते हैं। पहला पटलित क्रोड, दूसरा प्राथमिक कुंडली और तीसरा द्वितीय कुंडली। पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। पटलित क्रोड सामान्यतः नर्म लोहे का बनाया जाता है। ये आयताकार या वृत्ताकार लोहे की जो प्लेट होती है, जैसे इस प्रकार प्लेट है, इसको बीच से काट के अलग कर देते हैं। ऐसे ये बीच वाला भाग, ये वाला भाग है, काट के अलग कर दिया गया, तो इस प्रकार यहां पर एक छिद्र बन गया। तो ऐसे पतले पतले बहुत सारे प्लेट को वार्निश लगाकर एक के ऊपर एक तह लगाकर रखते हैं। मतलब ये एक प्लेट हो गया, दूसरा प्लेट, तीसरा प्लेट, चौथा प्लेट, ऐसा। तो इस प्रकार इसकी प्लेट की बहुत मोटाई हो जाती है, जैसे ये ऐसा, ये इसकी मोटाई इस प्रकार हो जाती है ना। जैसे आपको इस तरफ चित्र में दिख रहा होगा, ये इतनी मोटाई का, जितने प्लेट आप लगाते जाओगे उतना मोटा होते जाएगा। तो ये हुआ यहाँ पर पटलित क्रोड। मतलब इसे बनाने के लिए नर्म लोहे के आयताकार या वृत्ताकार प्लेट को बीच से काटकर अलग कर दिया जाता है तथा उस पर वार्निश लगाकर उनको आपस में तह देकर आवश्यक मोटाई का बना लिया जाता है। तो ये पटलित क्रोड है।
चित्र में दिख रहा है ये पटलित क्रोड है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर पटलित क्रोड में दो कुंडली लपेटे जाती है, दो कुंडली यहाँ पर जो तांबे के विद्युत रुद्ध तार से बनी होती है। मतलब पटलित क्रोड के दो भुजाओं पर, जैसे ये एक भुजा हुआ और ये दूसरी भुजा, इस पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। तो जिस कुंडली के सिरों पर प्रत्यवर्ती स्रोत को जोड़ा जाता है वो प्राथमिक कुंडली है ना। जिस कुंडली के सिरे पर प्रत्यवर्ती स्रोत जोड़ा जाता है वो प्राथमिक कुंडली, और जिस कुंडली के सिरों पर निर्गत वोल्टेज प्राप्त करते हैं वो द्वितीयक कुंडली। दो चित्र हमने बनाया है, पहला और ये दूसरा, दोनों में ही वैसा ही है, ठीक है। क्लियर हो गया। जिस कुंडली मतलब दो कुंडली, एक ऊपर और एक नीचे, तो ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो प्राथमिक कुंडली जिसके सिरों पर एसी स्रोत को जोड़ा जाता है जिसको घटाना या बढ़ाना है, और द्वितीयक कुंडली जहां पर हमको घटा हुआ या बढ़ा हुआ वोल्टेज उसके निर्गत, हाँ, उसके आउटपुट सिरों पर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो चित्र बना हुआ है, तो इन दोनों चित्रों में से एक ये है अपचाई ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को डाउन करता है, ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। तो इसमें क्लियर है, क्या क्लियर है, अपचाई ट्रांसफार्मर है। दोनों को देखने से क्या क्लियर हो रहा है, अपचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, ठीक है। तो प्राथमिक कुंडली के जो तार है पतले होते हैं, द्वितीयक कुंडली के तार यहां पर मोटे होते हैं, ये भी याद रखना। मतलब इसमें किसके लिए, अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए। जबकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो इस केस में उल्टा हो जाएगा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को बढ़ाता है, तो इसमें द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि तार इसमें पतले यूज़ किए जाएंगे। जबकि इसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, तार यहाँ पर मोटे इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक, प्राथमिक द्वितीयक। इसी को अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर को जो सांकेतिक डायग्राम में किसी परिपथ में, किसी किताब में कहीं पर चित्र बना हुआ है तो ऐसा नहीं बनाते, जनरली परिपथ में इस प्रकार संकेत से दर्शाते हैं, है ना। इस प्रकार एक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, द्वितीयक में कम है, तो ये कौन सा जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर। और इसके विपरीत प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीयक में ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर। ये तो हो गया इसकी बनावट। अब हम देखते हैं इसकी कार्यविधि, है ना। इसकी कार्यविधि, कभी कभी एक ट्रांसफार्मर ऐसा भी होता है जो जिसके प्राथमिक कुंडली में ही द्वितीयक कुंडली को लपेटा जाता है। एक ट्रांसफार्मर ऐसा भी, ये जैसे ये क्रोड यहां पर इसका ऐसा होता है, इसमें दो कुंडली ऐसा, इसमें एक इधर भी इस स्रोत, तो दो कुंडली इसमें एक साथ लपेटा गया है। ये प्राथमिक कुंडली हो गया और ये द्वितीयक कुंडली, ठीक है। तो ये ऐसा ट्रांसफार्मर भी होता है जिसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली एक दूसरे के ऊपर नीचे लिपटी हुई होती है। तो ये तो हो गया इसकी बनावट। अब इसकी कार्यविधि, तो कार्यविधि में क्या होगा, जब प्राथमिक कुंडली में एसी वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है ना। प्राथमिक कुंडली में जब एसी वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय
फ्लक्स में परिवर्तन होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहेगा यहाँ पर, परिवर्तनशील। क्योंकि एसी वोल्टेज है तो चुंबकीय क्षेत्र है वो परिवर्तनशील रहेगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा है, जिसके कारण द्वितीयक कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उसमें परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन से विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित होगा। ठीक है, तो इसकी कार्यविधि सिंपल सी है कि जब प्राथमिक कुंडली के सिरों पर एसी वोल्टेज आरोपित किया जाता है तो क्रोड में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे द्वितीयक कुंडली है उसी क्रोड में लिपटी हुई है, इस कारण उसमें या उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब इसका सिद्धांत देखते हैं, ये दो कार्यविधि की कैसे कार्य करता है ना। इसका सिद्धांत है ना, मान लो जैसे प्राथमिक कुंडली में फेरे NP मतलब फेरों की संख्या, द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है ना। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP और NS। प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स मान लो कितना हो, फाई। तो फैराडे के द्वितीय नियम से है ना, फैराडे के द्वितीय नियम से क्या लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP इक्वल टू NP d फाई अपान dt ऋण चिन्ह के साथ है ना। E बराबर d फाई अपान dt तो जानते हैं, फेरों की संख्या n होने से n आ जाएगा और माइनस में रहता है। और चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण न हो, इस पॉइंट को याद रखना। यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो मतलब जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली का है तो उतना ही चुंबकीय फ्लक्स यदि द्वितीयक कुंडली का भी होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स वायु में या किसी माध्यम में लीकेज नहीं होती है, बाहर क्षय नहीं होता है, तो उस केस में द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल भी इतना ही होगा, माइनस NS d फाई अपान dt। समीकरण 1, समीकरण 2। मतलब प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली दोनों का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, समान होगा और कितना होगा, फाई। समीकरण 2 भागित समीकरण 1 कर देते हैं तो ये रिजल्ट आएगा ES अपान EP इक्वल टू NS अपान NP। समीकरण नंबर 3। हाँ ना, इसमें एक और कंडीशन, यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली के सिरों पर AC वोल्टेज के बराबर होता है। मतलब जो ES EP बराबर VP, मतलब EP बराबर VP वोल्टेज के फॉर्म में लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल को। और यदि द्वितीयक कुंडली खुला हो
तो ई एस बराबर क्या लिख सकते हैं, एन वी एस। द्वितीयक कुंडली खुला हो, मतलब द्वितीयक कुंडली खुला हो मतलब द्वितीयक कुंडली के सिरे खुले हैं, जैसे ये दोनों सिरे यहाँ पर खुले हैं, तो उस केस में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसके सिरों के बीच एसी वोल्टेज के बराबर होगा, मतलब ई एस तो इस प्रकार क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, ई एस अपान ई पी बराबर वी एस अपान वी पी, समीकरण 4 ये बराबर, तो समीकरण 3 व 4 से इसको और जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ये 3 ई एस अपान ई पी एन एस अपान एन पी बराबर है, साथ साथ वी एस अपान वी पी बराबर है ना, ये ई एस अपान ई पी बराबर एन एस अपान एन पी बराबर वी एस अपान वी पी, ये समीकरण नंबर 5 ऐसा लिख सकते हैं, या इस समीकरण को ऐसे आवश्यकता तो नहीं है, हम थोड़ा सा शक्ति के फॉर्म में लिखेंगे इसको, एक्चुअली निवेशी शक्ति मतलब प्राथमिक कुंडली में शक्ति, प्राथमिक कुंडली में शक्ति, ठीक है। शक्ति बराबर Vp इंटू क्या हो जाएगा, Ip, शक्ति P इक्वल टू V इंटू आई वाले फार्मूले से। निर्गत शक्ति मतलब ये द्वितीयक कुंडली में Vs इंटू क्या होगा, Is। और आइडियल कंडीशन में, आदर्श स्थिति में क्या होता है, Vp इंटू आई पी इक्वल टू Vs इंटू आई एस। यहाँ से यदि हम Vs बटे Vp लिखें तो ये Ip बटे क्या होगा, Is, समीकरण 5। तो समीकरण 3, 4 व 5 से, समीकरण 3 में क्या है, ई एस अपान ई पी इसके बराबर है, ई एस अपान वी एस अपान वी पी बराबर है, वी एस अपान वी पी है वो आई पी अपान आई एस के बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं ई एस अपान ई पी इक्वल टू एन एस अपान एन पी इक्वल टू आई पी अपान आई एस। जब धारा की बात आती है तो क्रम उलट जाता है, इसमें एस एस ऊपर है, पी पी नीचे, इसमें पी ऊपर एस नीचे। इसका कारण है कि द्वितीयक कुंडली में धारा की प्रबलता ज़्यादा होती है, और द्वितीयक कुंडली में जो धारा मतलब वो किस ट्रांसफार्मर के लिए है उसके आधार पर होगा। इसको समीकरण नंबर 6 समीकरण नंबर 6 इसको दे सकते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशन हम लगाते हैं। यदि NS छोटा है NP से, NS छोटा NP, तो NS छोटा है NP से, ये किस में होगा, अपचाई ट्रांसफार्मर में, ठीक है। NS छोटा है NP से तो IP छोटा हो जाएगा IS से, है ना। IP, या इसको थोड़ा सा हम ऐसा लें क्या, मतलब इसको हमें इस फॉर्म में लिखना था, VS अपान VP, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि वो बराबर है।
यदि Vs छोटा है Vp से, मतलब द्वितीय कुंडली पर वोल्टेज कम है प्राथमिक कुंडली से, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? अपचाई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा करने के लिए हमको क्या कंडीशन लगाना पड़ेगा? Ns छोटा होगा Np, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होगी, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा, और ये Ip छोटा होगा Is से साथ ही साथ। ठीक है, ये अपचाई के लिए है। और यदि इसके विपरीत चलेंगे, Vs बड़ा है Vp, तो ये किसके लिए हो जाएगा? ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में वोल्टेज ज़्यादा प्राप्त होता है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, मतलब Ns ग्रेटर देन Np, मतलब द्वितीय कुंडली में फेरे ज़्यादा होंगे जैसे चित्र में बनाया था। और Ip का वैल्यू क्या होगा? Is से ज़्यादा होगा, मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा ज़्यादा बहेगी, द्वितीय कुंडली में धारा यहाँ पर कम होगी। फिर इसमें है परिनमन अनुपात, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको R से दर्शाते हैं। ये होता है NS/NP। NS/NP मतलब द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात होता है ना? द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात। ट्रांसफार्मर की दक्षता, दक्षता मतलब निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति मतलब द्वितीय कुंडली के सिरों पर ऊर्जा और प्राथमिक कुंडली के सिरों को दी गई ऊर्जा। निर्गत शक्ति मतलब द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त ऊर्जा, और निवेशी मतलब प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा का अनुपात होता है ना? ये आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए 100% होता है, पर दुनिया में कोई चीज़ आदर्श नहीं होती, मतलब ये लेस देन क्या होगा? 100% होता है। मतलब कोई भी ट्रांसफार्मर की दक्षता जनरली 70%, 80% इसके आसपास होती है। 100% होना तो पॉसिबल नहीं है। अब देखेंगे ऊर्जा क्षय। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय मुख्य रूप से इन 4 कारणों से होता है ना? ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के मुख्य 4 कारण यहाँ पर होते हैं। ताम्र क्षय, ताम्र मतलब तांबा, कॉपर। ये जो वायर होते हैं प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में जो वायर इस्तेमाल किए जाते हैं वो कॉपर या तांबे के बनाए जाते हैं। उनके प्रतिरोध के कारण ऊर्जा क्षय होती है। तो प्रतिरोध के कारण ये गर्म हो जाता है जूल प्रभाव से और ऊर्जा का क्षय होता है। तो उस ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए, इसके निवारण के लिए क्या करते हैं? मोटे तार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। दूसरा ऊर्जा क्षय यहाँ पर है चुंबकीय फ्लक्स क्षरण। चुंबकीय फ्लक्स क्षरण हमने देखा था कि चुंबकीय फ्लक्स का क्षय नहीं होना चाहिए, मतलब प्राथमिक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जितना है द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स उतना ही होना चाहिए। मतलब प्राथमिक कुंडली का पूरा चुंबकीय फ्लक्स है वो द्वितीय कुंडली को स्थानांतरित हो जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, इसका फ्लक्स जितना है यहाँ से यहाँ फ्लक्स का स्थानांतरण होते समय कुछ वायु या अन्य माध्यम में लीकेज हो जाता है, तो उसके कारण ऊर्जा की हानि को चुंबकीय फ्लक्स क्षरण कहते हैं। तो इस चुंबकीय फ्लक्स क्षरण को कम करने के लिए या इसके निवारण के लिए प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेट कर ट्रांसफार्मर बनाया जाता है। हमने एक डायग्राम शुरू में ही देखा था, तीसरा प्रकार का ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राथमिक कुंडली के ऊपर ही द्वितीय कुंडली को लपेटा जाता है, जिससे प्राथमिक कुंडली से फ्लक्स से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स जितना होगा द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये इसका निवारण। तीसरा यहाँ पर है लौह क्षय। जो क्रोड है वो लोहे का बना होता है। जब उसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है और भंवर धारा के कारण चालक गर्म हो जाता है, जिसके कारण ऊर्जा का क्षय होने लगता है। ठीक है, तो लौह क्षय से बचने के लिए क्रोड को कैसे बनाया जाता है? पटलित। क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, जब क्रोड पटलित होता है तो भंवर धारा वहाँ पर उसमें कम उत्पन्न होती है या नहीं उत्पन्न होती है।
और चौथा ऊर्जा की हानि यहाँ पर है शैथिल्य क्षय या शैथिल्य हानि। ये है कि ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में जब प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका क्रोध है वो बार बार चुंबकित और अचुंबकित होता है, मतलब चुंबकत्व आता है चुंबकत्व जाता है, ऐसा बार बार होते रहता है क्योंकि धारा है वो प्लस माइनस ऐसे होते रहती है, जिसके कारण ऊर्जा की हानि होती है। तो ये शैथिल्य हानि कहलाता है। और इस शैथिल्य हानि से बचने के लिए जो क्रोड है उसे किसका बनाते हैं, नर्म लोहे का बनाते हैं, क्योंकि नर्म लोहे को आसानी से चुंबकित और आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय और इसका उपयोग तो आप जानते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग, एक तो पावर स्टेशन में होता है मुख्य उपयोग। पावर स्टेशन मतलब जहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो हाई वोल्टेज रहता है, वो उसको सप्लाई करना है तो उसको एक ट्रांसफार्मर से गुजारते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर होगा ये, अपचाई। इसे फिर जैसे मान लो किसी गांव में आ गया या किसी फैक्ट्री में जा रहा है या और किसी जगह जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको एक हाई वोल्टेज जहां पर आ रहा है वहां पर क्या होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, क्योंकि उसको बढ़ा के भेजना रहेगा। यहाँ पर फिर एक अपचाई ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो खंभों के बीच में लगा रहता है। आप लोग देखे होंगे आपके गली में, आपके मोहल्ले में 2 खंभों के बीच इतना बड़ा सा बॉक्स वहाँ पर, जिसमें बहुत सारे तार एक साथ जुड़े होते हैं, वही ट्रांसफार्मर होता है। ये बड़ा है। इससे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर आते हैं जो टीवी के अंदर लगे होते हैं, या एलिमिनेटर जो आप बैटरी चार्ज करते हैं, अडॉप्टर है उसमें लगे होते हैं। तो बहुत सारे इसके यूज़ हैं, है ना। और इसके यूज़ में रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, मोटर आदि में किया जाता है। वेल्डिंग कार्य के लिए वोल्टेज को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाइट लैम्प में भी इसका उपयोग किया जाता है। और विद्युत ऊर्जा को सुरक्षित रूप में दूरस्थ स्थान तक भेजने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर एक बहुत महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है और अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि कोई टॉपिक कहीं पर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके अवश्य बताएं। ओके, गुड बाय।